क्रांतियों का युग। अब 1830 से 1848 में पुनः से क्रांति का लय फैलने लगता है। कहां? तो पूरे यूरोप में। कैसे फैलता है सर? तो देखिएगा कि जब यहाँ पे फिर से रूढ़िवादियों ने, जो पुराने लोग थे, जो पुरानी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, वो अपना सर उठाने लगे, वापस से राष्ट्रवाद को दबाने लगे, तो एक समय अति हो गया और लोगों में अब इसे सहन करने की क्षमता नहीं रही कि इतना ज्यादा रूढ़िवाद अब हम लोग नहीं सह सकेंगे, और फिर से क्रांति का युग शुरू हो गया 1830 से 1848 के लगभग में। कहता है 1830 के लगभग में पुनः उदारवादी राष्ट्रवादियों का उदय होना प्रारंभ हुआ। फलतः 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप जो बुर्बो राजवंश, जिसको फिर से वियना कांग्रेस के द्वारा बैठाया गया था, ठीक है, उसे उखाड़ के फेंक दिया गया। बात समझिएगा कि अभी जो बुर्बो राजवंश, देखिए बुर्बो राजवंश जो था, सबसे पहले तो लुई 16वां इसका राजा था, ठीक है, जिसे हटा के फेंका गया 1789 वाले क्रांति में, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसको 1815 में जब वाटरलू का युद्ध हुआ और उसमें नेपोलियन हार गया, तो फिर से बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। लेकिन फिर से जाकर के 1830 में इस बुर्बो राजवंश को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया, क्योंकि देखा गया कि ये बुर्बो राजवंश सिर्फ और सिर्फ क्या था? ऑस्ट्रिया, पर्शिया और रूस वगैरह के इन्फ्लुएंस में था, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहा था। तो ठीक है, तो इसी तरह से 1830 में जब पुनः से बुर्बो राजवंश को उखाड़ के फेंका गया, तो फिर से इसने क्रांति के युग को शुरू कर दिया। कहता है फलतः अब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई और लुई फिलिप को सत्ता सौंप दी गई। किसको सत्ता सौंप दी गई? तो लुई फिलिप को। यानी कि जब बुर्बो राजवंश को उखाड़ के फेंका गया, तो लुई फिलिप को वहां की सत्ता सौंपी गई। कहां की? तो फ्रांस की। और कैसी सत्ता? अब वहां संवैधानिक राजतंत्र चलेगा, यानी राजा तो रहेगा लेकिन वो संविधान के अनुसार चलेगा, वो अपने मनमानी से काम नहीं करेगा। 1830 के क्रांति के प्रभाव से 1 जुलाई को क्या हुआ? 1 जुलाई को, अब देखिएगा, कहीं क्रांति हुआ तो क्रांति आग के तरह होती है, अगर उसको रोकिएगा नहीं तो वो फैलते जाएगी और वो आग हर एक दिलों में फैल जाएगी जहां पे भी कुछ कमी महसूस हो रही है। तो 1830 की क्रांति के प्रभाव से 1 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, कहां? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से ब्रसेल्स अलग हो गया। कौन अलग हो गया? ब्रसेल्स, ठीक है। अब यहां पे भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड में भी क्या था? जो यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र चल रहा था, तो अब जैसे वहां के लोगों ने देखा कि फ्रांस में हुआ, वहां के लोग आजाद हुए, राजा को उखाड़ के फेंके, तो हम लोग भी अलग होकर के अपनी शासन व्यवस्था लगाएंगे, बनाएंगे। तो इसी तरह इसका प्रभाव फ्रांस का, जो ये 1830 की क्रांति है, उसका प्रभाव अन्य यूरोपीय देशों में भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस उस समय का बहुत ही ज्यादा आपको इन्फ्लुएंसिव कंट्री था, मतलब वो कुछ भी करता था तो उसका प्रभाव पूरा यूरोप में पड़ता था, ठीक है। तो इसी बात पे यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं कि मेटरनिक कहता है, मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है, मेटरनिक कहता है कि फ्रांस का उस समय, अच्छा देखिए, लोग लड़े ही फ्रांस से ही क्यों लड़े? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, सब फ्रांस से ही क्यों लड़े? कोई और देश से क्यों नहीं लड़े? क्योंकि फ्रांस का जो नेपोलियन था वो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैला रहा था, और ये जो मेटरनिक थे, जो रशिया वाले थे, वो सब क्या थे? आप देखिएगा, जैसे अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आप देखिएगा रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति भी क्यों होती है? रूसी क्रांति भी इसी कारण से होती है क्योंकि वहां का जो जार का शासन था, जार निकोलस द्वितीय का, तो वहां पे भी जार निरंकुश हो गया था, अपने मन का काम कर रहा था, तो फिर उसे उखाड़ के फेंक दिया गया। तो उसी तरह यहाँ मेटरनिक को और अन्य सभी सामंतों को, राजाओं को ये डर था कि इस तरह से अगर जो फ्रांस का राष्ट्रवाद वाला आग है, क्रांति का आग है, वो पूरा यूरोप में फैल गया तो हमारी सत्ता उखाड़ के फेंक दी जाएगी, ठीक है। तो कहता है मेटरनिक कि फ्रांस ऐसा राज्य है कि अगर फ्रांस को छींक भी आती है, समझिएगा फ्रांस का कितना डोमिनेशन या कितना इंपैक्ट पड़ता था यूरोप में उस समय, और कि अगर फ्रांस को छींक भी आती है तो पूरा यूरोप को जुकाम हो जाता है, मतलब आपको खरोच लगेगा तो किसी को हार्ट अटैक आने वाला बात, ठीक है।